27 अप्रैल 2026 शिलोंग का कोर्ट रूम और एक ऐसा डिसीजन जो ना सिर्फ देश की जनता के लिए समझना मुश्किल था, बल्कि उनमें गुस्सा और देश की जुडिशरी के लिए एक फ्रस्ट्रेशन भर गया। एक तरफ थी सोनम रघुवंशी, अपने पति राजा रघुवंशी के ब्रूटल मर्डर केस की एक्यूज्ड, और दूसरी तरफ थी 790 पन्नों की चार्जशीट और ढेरों पुख्ता सबूत जो ये साफ तौर पर चीख चीख कर कह रहे थे कि कैसे सोनम ने राज कुशवाहा और उसके बाकी साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन फिर भी कोर्ट ने सोनम को बेल दे दी। आखिर क्यों? क्या सोनम रघुवंशी वाकई बेगुनाह थी, या फिर पुलिस के पास उसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस नहीं थे? क्या सच में जुडिशरी पर उठ रहे करप्शन के सवालों में कोई दम था, या फिर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बड़ी कमी रह गई थी जिसके चलते एक मर्डर केस की अक्यूज्ड को बेल मिल गई? मैं इस मुद्दे से जुड़े कॉम्प्लेक्स लीगल टर्म्स को आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में ब्रेक डाउन करूंगा और ये क्लियर करूंगा कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या देखा, पुलिस ने कहां गलती की, और कैसे एक प्रोसीजरल लैप्स ने पूरे केस का डायरेक्शन बदल दिया, ताकि आप सिर्फ ये ना समझें कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझ पाए कि क्यों हुआ। अगर इस केस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारी सोनम राजा रघुवंशी की क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, जिसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या देखा जो इतने स्ट्रांग लग रहे केस के अक्यूज्ड को बेल दे दी। कोर्ट ने जो सबसे मेन रीजन दिया बेल देने का, वो ये था कि इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर्स एक बेसिक और मैंडेटरी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने एक्यूज्ड को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इफेक्टिवली और एक्यूरेटली कम्युनिकेट नहीं किया। सिंपल शब्दों में समझिए, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो लॉ ये कहता है कि उसे तुरंत और क्लियरली बताया जाना चाहिए कि उसे किस क्राइम के लिए पकड़ा गया है। कोर्ट की नज़र में यह कोई छोटी सी फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि यह एक फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(1) में दिया गया है। और यहाँ पर यही राइट वॉयलेट हुआ। केस की इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी कर रही थी, और कोर्ट ने क्लियरली नोट किया कि अरेस्ट से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे अरेस्ट मेमो, इंस्पेक्शन मेमो, इंटीमेशन ऑफ राइट्स और केस डायरी के एक्सट्रैक्ट्स, सब में एक ही रेफरेंस दिया गया था, सोहरा पीएस केस नंबर 7/2025। इसका मतलब यह था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेघालय पुलिस ने प्रिपेयर किए थे, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल सीरियस लैप्सेस थे। जज डीआर खारतेंग ने ऑब्जर्व किया कि जब सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में अरेस्ट किया गया था, तब उसे एक स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट दिया गया था, जिसे इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में एक चेकलिस्ट होती है जहां पुलिस को क्लियरली मार्क करना होता है कि एक्यूज्ड पर कौन से एलिगेशन है। लेकिन सोनम को जो ये डॉक्यूमेंट दिया गया, उसमें ये सभी चेक बॉक्सेस बिल्कुल ब्लैंक थे। मतलब ऑफिशियली उसे बताया नहीं गया कि उसके अगेंस्ट एग्जैक्ट एक्यूजेशंस क्या हैं। तो कोर्ट की नज़र में ये एक डायरेक्ट फेलियर था, क्योंकि बिना क्लियर इन्फॉर्मेशन के कोई भी इंसान अपना डिफेंस कैसे प्रिपेयर करेगा। सोनम की इस बेल के पीछे पुलिस की दूसरी सबसे बड़ी ब्लंडर थी डॉक्यूमेंट्स में गलत लॉ सेक्शन का मेंशन किया जाना। असल में सोनम के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 1031 मर्डर और दूसरे सेक्शंस लगे हुए थे, लेकिन अरेस्ट डॉक्यूमेंट्स में पुलिस ने गलती से सेक्शन 4031 लिख दिया। अब असल में बीएनएस में 4031 जैसा कोई सेक्शन ही नहीं है। हालांकि आईपीसी में सेक्शन 403 था, जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस से जुड़ा है। अब प्रोसिक्यूशन ने एक एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट देते हुए कहा कि सेक्शन 1031 की जगह 4031 लिखना बस एक क्लेरिकल एरर, एक टाइपिंग मिस्टेक है। उनकी दलील थी कि ऐसी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों की वजह से इतने सीरियस मर्डर केस में बेल नहीं मिलनी चाहिए। सुनने में यह आर्गुमेंट लॉजिकल लग सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसे सीधा रिजेक्ट कर दिया। जज ने एक सिंपल सी बात बोली कि अगर एक डॉक्यूमेंट में गलती होती तो उसे टाइपो मान लिया जाता। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह थी कि हर एक डॉक्यूमेंट में वही गलत सेक्शन लिखा हुआ था। अरेस्ट मेमो, इंस्पेक्शन मेमो, इंटीमेशन ऑफ राइट्स, केस डायरी, सब जगह एक ही गलती रिपीट हो रही थी। अब इससे ये ऑब्वियस था कि एक जगह गलत सेक्शन हर जगह कॉपी पेस्ट हो गया होगा, लेकिन इस गलती का खामियाजा बहुत बड़ा था। अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी ब्लंडर किससे हुई, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल्स इसमें यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि सोनम को गाजीपुर से यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था। सो सच ये है कि इवन तो सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में अरेस्ट किया गया था, लेकिन फॉर्मल अरेस्ट, पेपर वर्क और कोर्ट प्रेजेंटेशन का पूरा कंट्रोल मेघालय पुलिस के पास था, ताकि सोनम को शिलोंग ले जाया जा सके। यानी सिंपल टर्म्स में यूपी पुलिस का रोल सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन में एक्यूज्ड को डिटेन करने में असिस्टेंस दी, और एक्चुअल लीगल प्रोसेस मेघालय पुलिस ने हैंडल किया।
अब सबसे क्रिटिकल लैप्स यही हुआ जो इस कोर्ट हियरिंग के दौरान सामने आया। जुडिशियल रिकॉर्ड में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि सोनम के पास उस वक्त कोई लीगल काउंसिल प्रेजेंट था। अगर इनिशियल रिमांड हियरिंग के दौरान डिफेंस लॉयर प्रेजेंट होता तो सेक्शन 4031 की गलती को फ्लैग किया जा सकता था, जिससे पुलिस को यह एरर या तो तुरंत रेक्टिफाई करने या सोनम को रिलीज करने पर मजबूर होना पड़ता। इसलिए कोर्ट की नजर में सोनम को डिफेंस काउंसिल ना प्रोवाइड करना आर्टिकल 22(1) का क्लियर वायलेशन है। यह पूरा फेलियर सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक नहीं था, बल्कि यह एक डीपर सिस्टमैटिक फ्लॉ को एक्सपोज करता है। लॉ ये एक्सपेक्ट करता है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी इंसान को अरेस्ट करे तो वो ब्लाइंडली प्रोसीजर को फॉलो ना करे, बल्कि केस के फैक्ट्स पर पूरा अपना इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड अप्लाई करे। मतलब अरेस्ट एक गंभीर फैसला है जहां किसी की लिबर्टी डायरेक्टली इफेक्ट होती है, इसलिए हर स्टेप सोच समझकर लिया जाना चाहिए। लेकिन यहां जो हुआ वो इसका एग्जैक्ट अपोजिट था। अरेस्ट मेमोज मैकेनिकली जनरेट किए गए, गलत सेक्शंस कॉपी पेस्ट हो गए और बेसिक चेक बॉक्सेस को फिल तक नहीं किया गया। यह सब दिखाता है कि प्रोसेस को समझने की बजाय बस टेम्पलेट्स फॉलो किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये एम्फेसाइज किया है कि किसी भी इंसान को सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पर रूटीन तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सिस्टम में एक और लेयर होती है जो पुलिस की गलतियों को पकड़ने के लिए बनी होती है, और वो है मजिस्ट्रेट। लॉ के मुताबिक अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। यह स्टेज एक तरह का सेफ्टी चेक पॉइंट होता है जहां मजिस्ट्रेट को यह वेरीफाई करना होता है कि अरेस्ट लीगल है या नहीं, और क्या एक्यूज्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉलो किए गए हैं। इस केस में जब सोनम को गाजीपुर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया तब आइडियली ये गलतियां तुरंत पकड़ी जा सकती थी, स्पेशली यह कि मर्डर चार्ज डॉक्यूमेंट में मेंशन ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेफ्टी नेट पुलिस एरर को कैच करने के लिए बना था वो भी फेल हो गया। यहां एक इमोशनल और लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। विक्टिम की फैमिली और पब्लिक का यह मानना है कि इतने सीरियस क्राइम में कोर्ट को ऐसी छोटी टेक्निकल गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए था। राजा की मां ने यह भी सवाल उठाया कि जब क्राइम इतना सीरियस था तो बेल कैसे मिल सकती है। लेकिन लॉ इस जगह से बिल्कुल क्लियर है। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चाहे क्राइम कितना भी सीरियस हो, अगर अरेस्ट प्रोसेस में गलती हुई है तो कोर्ट उसे ओवरलुक नहीं कर सकता। शिलोंग कोर्ट का डिसीजन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड था, जहां आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट को प्री ट्रायल स्टेज पर सबसे ऊपर रखा गया। और कोर्ट ने अपना डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जैसे विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर रिलाई किया। यानी इस बेल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो चाहे पुलिस कितने भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट कर ले, वो इस अरेस्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकती। और जब आर्टिकल 22(1) का वायलेशन प्रूव हो जाए तो बेल देना कोर्ट की चॉइस नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाता है। आम लोग इस सिचुएशन को लूप होल कहते हैं, लेकिन असल में यह एक डेलिब्रेट बैलेंस है। लॉ एक तरफ स्टेट को क्राइम इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी देता है, वहीं दूसरी तरफ सिटीजन को इलीगल डिटेंशन से प्रोटेक्शन भी देता है। हालांकि कभी कभी ये सब बातें कागजों पर ही रह जाती हैं, और जहां जरूरी होता है वहां नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं। जो तमिलनाडु का जयराज और बेनिक्स केस हमने कवर किया था, वहां पर एक्चुअली में इसकी नीड थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा, और जो नतीजा था वो बेहद खौफनाक निकला। अगर आपने वो केस नहीं देखा तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हो। इंडिया में जुडिशियल डिलेज भी एक फैक्टर है। केसेस सालों तक चलते हैं, और अगर किसी को बिना ट्रायल के लंबे डिटेंशन में रखा जाए तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसी वजह से बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि डिफेंस ने पूरा फोकस मर्डर के फैक्ट्स पर नहीं रखा। उन्होंने ये आर्ग्यू नहीं किया कि क्राइम हुआ या नहीं, बल्कि यह दिखाया कि अरेस्ट के वक्त लॉ फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने सक्सेसफुली प्रूव किया कि आर्टिकल 22(1) का वायलेशन हुआ, और इस एक पॉइंट ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। आर्गुमेंट क्या उसने मर्डर किया से शिफ्ट होकर क्या स्टेट ने अरेस्ट करते वक्त लॉ तोड़ा, इस पर आ गया। और जब स्टेट खुद लॉ तोड़ता है तो कोर्ट के लिए प्री ट्रायल स्टेज पर लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी बन जाता है, और इसी वजह से यहां बेल पॉसिबल हुई। आई नो ये हमारे आपके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, और हमने ये भी देखा है कि मेघालय पुलिस ने किस एक्सट्रीम लेंथ तक जाकर इस केस के सच को दुनिया के सामने रखा। कितनी मेहनत और एफर्ट्स के साथ न सिर्फ मेघालय पुलिस बल्कि मेघालय के लोकल्स ने इस केस को सॉल्व करने में हेल्प की। लेकिन मेघालय पुलिस के क्लरिकल स्टाफ की एक चूक का डिफेंस ने बखूबी इस्तेमाल किया,
और कानूनी दांवपेच से कोर्ट को भी सोनम को बेल देने पर मजबूर कर दिया। रघुवंशी फैमिली का मेघालय पुलिस पर से भरोसा उड़ गया है, इसलिए वो केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। यह एक बात क्लियर रहनी चाहिए कि यह सब प्रोसीजरल फ्लॉज सोनम को इनोसेंट प्रूव नहीं करते। अगर उसके खिलाफ एविडेंस स्ट्रांग है तो ट्रायल में वो सब सामने आएगा। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग तो एक्यूज कितना भी सीरियस क्रिमिनल क्यों ना हो, अरेस्ट का प्रोसेस लीगली सही होना चाहिए, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम में प्रोसेस की लीगैलिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी क्राइम की सीवियरिटी। कोर्ट ने यह जरूर माना कि अरेस्ट के प्रोसीजर में कई लीगल गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट ने सोनम को क्राइम से क्लीन चिट दे दी। सबसे पहले सोनम को 50,000 रुपए का पर्सनल बेल बॉन्ड देना होगा और उसके साथ उतनी अमाउंट की 2 इंडिपेंडेंट श्योरिटीज भी देनी होगी। दूसरा, सोनम बिना कोर्ट की परमिशन के शिलोंग के बाहर नहीं जा सकती। तीसरा, उसे ट्रायल के दौरान हर हियरिंग पर पर्सनली प्रेजेंट रहना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि वो किसी भी तरह से एविडेंस के साथ टैंपरिंग नहीं कर सकती, न ही किसी विटनेस को कॉन्टैक्ट, थ्रेटन या इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो उसकी बेल तुरंत कैंसिल हो जाएगी। अब प्रोसिक्यूशन को तेजी से एविडेंशियरी फेस की तरफ ट्रांजिशन करना होगा। उनका काम न्यूमरस विटनेसेस को कॉल करना, फॉरेंसिक डेटा प्रेजेंट करना और इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स जैसे मोबाइल टावर लोकेशन जो सोहरा में कपल की ट्रैजेक्टरी से मैच करता हो, उसका यूज करके केस को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश करना है। आखिर में एक बात सीधी और साफ तौर पर समझनी होगी कि अगर सिस्टम सिर्फ प्रोसीजरल गलतियों के चलते इतने बड़े जुर्म में इन्वॉल्व लोगों को रिलीफ देता रहे और फाइनल इंसाफ तक वो अकाउंटेबिलिटी से बच जाएं, तो यह सिर्फ एक केस की हार नहीं होगी, ये ऐसे अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के मोराल को बढ़ाने वाला होगा, जिन्हें लगेगा कि चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर लो, अगर कानून के दांव पेच समझ लिए तो बचने का रास्ता मिल ही जाएगा। और जब क्रिमिनल्स को ये भरोसा मिल जाता है तो अपराध पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि राजा को सच्चा इंसाफ मिले। उम्मीद करते हैं कि जितने भी उसके हत्या में गुनहगार हैं उन्हें ऐसी सजा मिले कि यह एक मिसाल बन जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि कानून का असली काम सिर्फ प्रोसीजर्स को फॉलो करना नहीं बल्कि न्याय को स्थापित करना भी है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।